नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूं महफिल कहानी की दूसरे भाग में। आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा अमरकांत की कहानी इंटरव्यू। भीड़ में से छोटे बालों वाले नौजवान ने दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए सामने नीम के पेड़ पर अपनी नजर अटका कर कहा, पता नहीं क्यों इतनी देर हो रही है। वैसे देर का कारण सबको मालूम था। इंटरव्यू शुरू होने का समय 10 बजे बताया गया था, किंतु अभी तक इंटरव्यू कमेटी के 2 सदस्य, जिलाधीश तथा नगर राशनिंग अधिकारी नहीं आए थे। उम्मीदवार लोग 9 बजे से ही जिलाधीश के बंगले के सामने मंडराने लगे थे। 10 बजे तक तो लगभग 300-350 व्यक्तियों की एक भारी पंचमेल भीड़ त्योहारों के अवसर पर किसी निर्द्वंद धर्मात्मा सेठ के हाथ से सत्तू के लड्डू खाने के लिए एकत्रित कुत्तों के समूह के समान इकट्ठी हो गई। प्रतीक्षा में 11 बज गए। लोग फुसफुस बातें कर रहे थे। अब भी इक्के दुक्के उम्मीदवारों का आना जारी था। ऐसे आगंतुकों का अक्सर उनके 2-3 साथी या परिचित बिना आगे बढ़े ही आ गए कहकर व्यर्थ में मुस्कुराकर भद्दी हंसी हंसकर स्वागत करते। आगंतुक भी भीड़ में खो जाते और बात का सिलसिला जारी हो जाता। सबके दिल बुरी तरह धड़क रहे थे और वे बिना बात की बात या लगभग प्रत्येक बात पर अस्वाभाविक रूप से मुस्कुरा पड़ते। उनके मुंह लाल होते और वे कलेक्टर के आलीशान बंगले, अहाते में खिले रंगीन तथा खुशबूदार फूलों के फाटक पर खड़े अकरू चपरासी को प्रशंसापूर्ण नेत्रों से देखते। राशनिक विभाग में 60 रुपए की कलड़की के एक रिक्त पद के लिए आए इन उम्मीदवारों की बेचैनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। छोटे बालों वाले नौजवान ने अपनी उंगलियों को चटकाकर शून्य में देखते हुए पुनः मत प्रकट किया, बड़ी देर हो गई। एक बड़ी उम्र के सज्जन ने नपे तुले विश्वासपूर्ण शब्दों में ढाढ़स बंधाया, भाई उनका दोष नहीं है, ये काम ही ऐसा है कि देर हो जाती है। मुझे तो सब मालूम है। अरे बड़े आदमियों की बात बड़ी होती है। किसी ने तेज आवाज में व्यंग्य किया, भैया धीरे से। कलेक्टर के बंगले के सामने पढ़े लिखे लोगों का गला फाड़कर चिल्लाना शोभा नहीं देता। अपने ढीले सूट में शिकरे हुए एक व्यक्ति ने उदारतापूर्वक सलाह दी। गोल नाक वाले एक काले तथा नाटे सज्जन ने ऊपर देखते हुए अपनी सम्मति प्रकट की। आज का दिन कितना सुहावना है, कम से कम मुझे तो ऐसा मौसम बहुत पसंद है। पास में खड़े एक अन्य व्यक्ति ने अपनी मौलिकता जताते हुए कहा, यह जगह भी बड़ी सुंदर है, सड़क कितनी साफ सुथरी, तबीयत करती है यहीं लेट जाऊं। बंगला भी लाजवाब है, किसी विदेशी इंजीनियर का बनाया हुआ मालूम पड़ता है। ऐसे दृश्य दिल्ली बंबई में ही पाए जा सकते हैं, मैं तो सब घूम चुका हूं। ये कहकर वे नम्रता, आत्मसंतुष्टि तथा गर्व के साथ उस कूपमंडूक महाब्राह्मण की तरह से जो दान दक्षिणा पाने के लिए अपने यजमान के सामने चारों धामों का गुणगान करने के पश्चात करके कर्ण स्पर्शी हंसी हंस पड़ता है। भाई मैं तो तभी से इस चपरासी को देख रहा हूं, कमाल का आदमी, इस तरह सीधा खड़ा है जैसे दरखत का तना। मजाल है कि वह 1 इंच भी टस से मस हो जाए। मुझे ऐसे चपरासी बहुत पसंद है। ढीले ढीले सूट वाले व्यक्ति ने चपरासी की तरफ प्रशंसापूर्ण नेत्रों से देखते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। छोटे बालों वाले नौजवान ने जिज्ञासा की, क्यों जी, सुनते हैं ये हाई स्कूल पास है और किसी बड़े घराने का आदमी है। सही कहते हैं आप। एक कुछ लंबे पतले छोटी छोटी आंखों तथा भद्दे चेहरे वाले व्यक्ति ने आगे बढ़ते हुए जिज्ञासा का समाधान किया। मैं सब कुछ जानता हूं। कुछ दिन पहले मुझे इस आदमी से अचानक बात करने का मौका मिला। काफी नेक और धर्मात्मा है, गोश्त नहीं खाता और रोज 2 जून हनुमान चालीसा का पाठ करता है। 57 के गदर के समय उसके दादा एक हिंदू राजा थे, किंतु जमाने का फेर वो आज यहाँ पड़ा हुआ है। उसमें खास बात यह है कि एक बार भी जिसको वह जान लेता है
उसका भला करने की कोशिश करता है। साहब उस पर जान देते हैं। और उस कुत्ते को तो देखो भाई, क्या शान से बैठा है, जैसे शेर हो। एक काफी मोटे खद्दर की चुस्त शेरवानी तथा चूड़ीदार पैजामे में कसे बड़े बड़े दांतों वाले महाशय ने सामने अहाते में पलास के पेड़ के नीचे साफ सुथरी जमीन पर इत्मीनान से बैठे हुए झबरे बालों वाले कुत्ते को देखते हुए कहा। उनकी आंखें सबसे पहले कुत्ते का अनुसंधान करने के महत्व से करुण हो गई थी और वे गदगद मुद्रा में मुंह बाए सामने की ओर देख रहे थे। गोल नाक वाले काले नाटे सज्जन ने अपने अपार ज्ञान का परिचय देते हुए कहा, कुत्ता अमेरिकी मालूम पड़ता है। अधिक अनुभव प्राप्त बुजुर्ग की तरह धीरे धीरे संतोष के साथ रहस्यपूर्ण हंसी हंसते हुए शेरवानी वाले महाशय ने उदारतापूर्वक प्रतिवाद किया, आप थोड़ी गलती कर गए, फिर से देखकर बताइए तो। गोल नाक वाले सज्जन असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कुत्ते की तरफ गौर से देखकर अपने ललाट को सिकोड़ते तथा निचले ऊंट को दांत से चबाते हुए दार्शनिक की तरह एक क्षण को सोचा और फिर अपनी अमूल्य सम्मति प्रकट की। वैसे तो अमेरिकी मालूम पड़ता है, बहुत होगा तो ब्रिटेन का हो सकता है। ब्रिटिश कुत्ते भी ऐसे ही होते हैं। शेरवानी वाले महाशय ने एक दो व्यक्तियों की ओर आत्म प्रशंसापूर्ण दबी दबी आंखों से देखकर तथा हंसते हुए नम्र शब्दों में सत्य की उद्घोषणा की। कनाडा का है, स्वभाव का अच्छा, शरीफों से कुछ नहीं बोलता किंतु बदमाशों को फौरन सूंघ लेता, उन पर तिल पड़ता। मैं तो उसके पास चला जाता हूं और वह चुपचाप पड़ा रहता है। बातचीत का प्रवाह इसी तरह चल रहा था और कलेक्टर से संबंधित एक एक अदना चीज से निकटतम संबंध बताने में होड़ लगी हुई थी। प्रत्येक एक दूसरे से घृणा करता और अपने को सबसे अधिक योग्य समझता, किंतु सबका मानसिक तथा सामाजिक स्तर लगभग एक ही प्रकार का था और एक दूसरे की अनभिज्ञता से वे बुरी तरह से बेचैन थे और उन्माद के रोगी की तरह प्रलाप कर रहे थे। उनके हृदय में अनजान आतंक व्याप्त था और वे सुअरों की तरह मुंह चला और मूर्खों की तरह मुस्कुरा रहे थे। वे खुलकर हंस नहीं सकते थे। उनके मुंह तांबे की तरह लाल हो जाते और आंखें उल्लू की तरह फैल जाती। कभी कभी अचानक वे चुप हो जाते और शरीर को एकदम कड़ा करते हुए सीधे खड़े हो जाते। उनकी हालत उन भंगियों की तरह थी जो किसी बड़ी दावत के बाद पतलों के जूठन के लिए किसी घर के सामने एकत्रित हो जाते हैं तथा काले गंदे बदसूरत नौकरों को बाबूजी, राजाजी आदि कहकर संबोधित करते। 1 बज गया था और इसी समय चपरासी ने आकर सूचित किया कि आप सब लोग अहाते में चलिए, इंटरव्यू शुरू होने वाला है। चपरासी को पास आया देखकर छोटी छोटी आंखों तथा भद्दे चेहरे वाले सज्जन जमीन की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगे और उन्होंने अपने दाएं हाथ को ऊपर नीचे हिलाया। चपरासी किसी तरफ देखे बिना अपनी जगह पर जाकर फिर वैसे ही खड़ा हो गया। सब चले। धीरे धीरे पैरों को कड़ा करके और कदमों को तौलते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। उनके दिल बुरी तरह धड़क रहे थे, ऊंट कांप रहे थे और बरबस हल्की टेढ़ी तथा मूर्ख मुस्कुराहट उनके मुंह पर फूट रही थी। उनकी आंखें नीचे थी और उनमें व्यर्थ महत्व, बनावटी सभ्यता तथा तुच्छ शर्म के ऐसे भाव थे जैसे शादी के दिन मंडप की तरफ बढ़ते हुए दूल्हे के पीछे पीछे धीरे धीरे चलने वाले दूर के एरे गेरे भाइयों के मुख पर दृष्टिगोचर होते हैं। अब अहाते में सब आ गए थे। जाड़े का दिन था। धूप खूब साफ तथा सुहावनी थी। सामने के बड़े कमरे में इंटरव्यू कमेटी के 3 सदस्य विराजमान थे। पहले कौन बुलाया जाएगा यह किसी को ज्ञात नहीं था। अतएव सब बुरी तरह चुप थे। कभी कोई फुसफुस बोल देता और फिर सन्नाटा। मोटे तौर पर वहां 3 श्रेणियों के व्यक्ति उपस्थित थे। पहले श्रेणी में ऐसे लोग जिनकी योग्यता अधिक से अधिक इंटरमीडिएट तक की थी। उनकी पढ़ाई 1 साल पहले छूट चुकी थी और वे किसी बीमा कंपनी के मारे मारे फिरने वाले एजेंट या किसी मिल फैक्ट्री या छोटे मोटे प्रेसों के 3-4 मील पैदल आने जाने वाले क्लर्क थे।
उनमें दिवालिये प्राथमिक तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों के ऐसे मास्टर भी थे जो दिन भर लड़कों को धमाधम मारा करते, गप्पे उड़ाया करते तथा अवकाश मिलने पर किसी नीम बरगद के पेड़ के नीचे खुलेआम बीड़ी पीकर नाक से धुएं निकालते। परंतु इस श्रेणी में सबसे अधिक संख्या बेकारों की थी। उनको चंद महीनों या सालों से नौकरी नहीं मिल रही थी। वे बिना सिफारिश, योग्यता तथा स्वास्थ्य के दिन भर या तो लू या पानी या कड़ाके की सर्दी में छोटे छोटे प्रेसों, प्राइवेट दफ्तरों, मिल फैक्ट्रियों के चक्कर लगाया करते और सभी जगहों से कुत्तों की तरह दुरदुराए जाते। दूसरी श्रेणी में खोटे सिक्कों की तरह बेचलतू वकील, हेम्योपैथ डॉक्टर, वैद्य तथा हकीम थे। वे नई सनदें प्राप्त करके 2-3 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे और उनके यहाँ मुवक्किल तथा रोगी उसी तरह नहीं आते थे जिस तरह एक थाली में थोड़े से गंदे और मसालेदार छोले के नए विक्रेता को छोड़कर लोग बगल की मशहूर और पुरानी चाट की दुकान पर गोलगप्पे और चटपटे उड़ाने चले जाते हैं। उनकी नाम मात्र की इज्जत थी। वे घर के बाहर निकम्मे, चापलूस और झूठे थे और घर में उनका काम बीवी बच्चों को डांटना, डपटना और मारना था। तीसरी श्रेणी में कुछ ऐसे खानदानों के विद्यार्थी थे जिनकी आर्थिक स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और उनके घर वालों ने उन्हें यहाँ जबरदस्ती भेजा था। आड़े समय में जो कुछ सहारा मिल जाए। दुनिया में इन लोगों ने हल्ला मचा रखा था कि वे आगे पढ़ेंगे और यहाँ पकड़े जाने पर भाव भंगिमा और बात करने का ढंग ऐसा था जैसे वे इस नौकरी को अत्यंत तुच्छ समझते हों और मिलने पर भी उसे छोड़ देंगे। जैसे चलो थोड़ा मजाक रहेगा की भावना से वे आए हों। लोग अलग अलग गुटों में बटे पास ही पास खड़े थे। अधिकतर पैंट और कोट में थे। सभी के कपड़े मंगनी के या अपने ही सही या तो नए या धुले धुलाए थे। छोटे मोटे दर्जियों के यहाँ सिले हुए कपड़े शरीर से बुरी तरह पेश आ रहे थे। पैंट या तो इतने ढीले थे कि नितंबों और पैरों का कुछ अंदाज ही नहीं मिलता था या इतने चुस्त थे, पेट पर कसे हुए तथा नाटे थे कि सामने से देखने पर पहनने वाला पूरा बदतमीज मालूम होता। कोट अक्सर छोटे थे और दोनों हाथ ऊंचा करने पर लगी हुई बटनों के टूटने का खतरा पैदा हो जाता था। उनके जूतों के फीते कसकस कर बांधे हुए थे और अधिकतर के मौजे गंदे थे। इंटरव्यू शुरू हो गया। जब पहला उम्मीदवार हाल से बाहर निकला तो 2-3 व्यक्ति धक धक कलेजे से इधर उधर देखते हुए चोरों की तरह दबे पांव उत्सुकता पूर्वक आगे सरक गए और पूछा, क्या हुआ जी? आने वालों को खुद नहीं मालूम था कि वह चुना जाएगा कि नहीं और उसकी तबीयत बोलने की जरा भी नहीं कर रही थी। उसने अनमने भाव से उत्तर दिया, यही नाम गांव पूछते थे। प्रत्येक गुट ने उसे अपने पास बुलाया था, उसका बीच ही में स्वागत किया और लोग उससे खोद खोद कर सवाल पूछने लगे। उसको काफी देर में छुट्टी मिली। उम्मीदवार इंटरव्यू देकर बाहर निकलने लगे और प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं इसके बारे में ठीक से पता लगने लगा। कलेक्टर ने कई व्यक्तियों से पूछा था कि देश का राष्ट्रपति कौन है। यह खबर बिजली की तरफ फैल गई। माई, राष्ट्रपति कौन है? ऐसी फुसफुसाहट चारों तरफ होने लगी। लोग एक गुट से दूसरे गुट में पीछे जाकर खड़े हो जाते और ध्यान से सुनते। एक कुछ बड़ी उम्र के होम्योपैथ डॉक्टर ने घोषणा की कि भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। ये निश्चित सूचना दूर दूर तक फैल गई। लोग एक जगह से दूसरी जगह इस खबर को ले जाने लगे और अंत में इस प्रश्न पर कुछ मतभेद पैदा हो गया। एक कुछ अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति ने कहा, यह गलत है। राजा जी पहले गवर्नर जनरल जरूर रह चुके हैं, किंतु आजकल राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। पीछे खड़े किसी लंबे उदार व्यक्ति ने हंसी उड़ाई। ऐसा जाकर आप कलेक्टर से न कह दीजिएगा। मैंने स्वयं आज 3 बजे सवेरे पढ़ा था कि राष्ट्रपति राजा जी ही हैं। राजेंद्र बाबू ने बीमारी की वजह से इस्तीफा दे दिया है। जब होम्योपैथ डॉक्टर को उसकी सूचना के खंडन का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने गर्व के साथ ललकारा, लोग आजाद होने पर भी गवर्नर जनरल और राष्ट्रपति का भेद नहीं समझते। इन दोनों में उतना ही फर्क है जितना राजेंद्र बाबू और राजा जी में है। माननीय श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी इसलिए कहा जाता है कि वे देश के राजा हैं, यानी राष्ट्रपति हैं। चाहे तो कोई 10-10 रुपए की बाजी लगा ले। एक पाजी विद्यार्थी ने चिढ़ाया, भ्र भ्र। दूसरे ने कहा, अगर कलेक्टर मुझसे पूछेगा कि इस देश का राष्ट्रपति कौन है तो मैं कहूंगा, हुजूर आप ही तो हैं। इस पर एक शंकालु तथा डरपोक व्यक्ति ने निंदा की,
ये स्टूडेंट लोग अपने को न मालूम क्या समझते हैं। यह कलेक्टर का बंगला है, कलेक्टर का, कोई ठट्ठा मजाक नहीं है। चला आएगा तो सबकी आई बाई गुम हो जाएगी। लगातार खड़े खड़े थक कर एक जगह कुछ व्यक्ति घास पर बैठ गए थे और जनरल नॉलेज की किताब का अध्ययन कर रहे थे। इनमें से एक ने अपने हाथों को फैलाते हुए कहा, क्या पढ़ते हो यार, मुझे तो मालूम है चुना जाने वाला पहले ही चुन लिया गया है, इंटरव्यू तो ढोंग है। दूसरे ने विश्वास के साथ इसका प्रतिवाद किया, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कलेक्टर ऐसा नहीं है। किसी ने कहा, इंटरव्यू के लिए उन्हीं को बुलाया जा रहा है जिनको बुलाने का पहले ही से निश्चय कर लिया गया था। छात्र विरोधी संकालू तथा डरपोक सज्जन ने बात को उड़ाते हुए कहा, यह सब आप लोगों से किसने कहा, सब गप है। इतने में एक व्यक्ति इंटरव्यू खत्म होने पर बाहर निकला। उसे लोगों ने घेर लिया। शंकालू सज्जन भी धीरे से इधर उधर देखते अपने कपड़े को संभालते आगे बढ़े और लोगों के पीछे पंजे पर खड़े हो कान खोलकर सुनने लगे। इंटरव्यू से निकला व्यक्ति कह रहा था, मैं गया और गुड मॉर्निंग की। शंकालू महाशय पीछे से ही बीच में बोल उठे, गलती कर गए भाई साहब, आजादी के बाद जय हिंद करने से अफसर लोग खुश होते और अधिक नंबर दे जाते हैं। गुड मॉर्निंग के वे खिलाफ हैं, सरकार ने भी ऊपर से ऐसी हिदायत दे रखी है। खैर कोई बात नहीं, आगे कहिए। किसी ने शंका प्रकट की, एक आदमी का इंटरव्यू खत्म होने के बाद दूसरे आदमी को बुलाने में कलेक्टर इतनी देर क्यों करता है, ऐसा वैसा कलेक्टर थोड़े, काफी सोचता विचारता है। शंकालू सज्जन ने झट से समाधान दिया। वे पूरी उम्मीद में रहना चाहते थे कि सिर्फ वही लिए जाएंगे, वही क्या, सबकी यही हालत थी। अभी दूसरा व्यक्ति नहीं बुलाया गया था। सभी हाल की तरह झांक रहे थे कि क्या बात है। लगभग 4 बज गए थे और सूरज नीचे की ओर बढ़ता जा रहा था। 5 मिनट बाद नगर राशनिंग अधिकारी बाहर निकल आए और उन्होंने निम्नलिखित सूचना दी, ये सूचित करते हुए हमें खुशी हो रही है कि हमने इस जगह के लिए एक योग्य व्यक्ति को चुन लिया है। इस हालत में अब और लोगों का इंटरव्यू लेना संभव नहीं था। अब शाम भी हो गई है। आप लोग जिस तरह यहाँ कष्ट करके आए और शांतिपूर्वक खड़े रहे, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ यह भी आश्वासन देते हैं कि भविष्य में और जगहें खाली होने पर आप सबको मौका दिया जाएगा। सभी के मुंह शर्म और अनजान अपमान से लाल हो गए। वे एक दूसरे की ओर तिरछी निगाहों से देखने लगे और इस समय उनके कांपते ओंठों पर आई और स्वाभाविक मुस्कुराहट मुंह पर फूटे कोढ़ के समान लग रही थी। वे धीरे धीरे उसी तरफ वापस चले जिस तरह बड़े लोगों के किसी समारोह में किसी निम्न मध्य वर्ग का कोई अनिमंत्रित व्यक्ति पकड़ा जाकर निकाले जाने पर चलता है। लोग बाहर आ गए और अलग अलग दलों में संगठित होकर पास ही पास शहर की ओर बढ़ चले। गोल नाक वाले काले नाटे सज्जन ने कहा, अरे हम तो पहले ही से जानते थे। किसी ने संतोष प्रकट किया, चलो घूमना तो हुआ ना। एक विद्यार्थी ने हल्के फुल्के कहा, अगर पिताजी जोर ना देते तो आता थोड़े, उनका मन रखने के लिए चला आया था। पाजी विद्यार्थी बोल पड़ा, अगर कलेक्टर मुझे बुलाता तो मैं ये कहता कि साहब मेरा नाम क्या पूछते हो, सूची में होगा, देख लेना। और जो ये पूछते कि क्या काम करता हूं तो मुझे गाना आता है, कहो तो रेंकू। एक दूसरे विद्यार्थी ने बताया, और जानते हो मैं क्या करता, मैं एक लाठी लिए जाता और कहता कि साहब मैं लाठी घुमा सकता हूं, और उनका ऑर्डर पाए बिना लाठी घुमाने लगता। सभी जोरों से हंस पड़े। एक दो के हंसते हंसते आंखों से पानी निकल आए। छात्र विरोधी शंकालू तथा डरपोक सज्जन को विद्यार्थियों के बारे में अपने पूर्व घोषित मत में आमूल परिवर्तन करना पड़ा। उन्होंने बगल में चलने वाले एक व्यक्ति से प्रसन्नतापूर्वक कहा, ये दोनों विद्यार्थी बड़े काबिल हैं और आगे चलकर देश के नेता बन सकते हैं। अचानक किसी ने प्रश्न किया, क्यों जी, सुनते हैं यहाँ के अफसर लोग घूस लेते हैं। शंकालू तथा डरपोक सज्जन आगे बढ़ाए और उन्होंने गाल फुलाकर उत्तेजित स्वर में अपनी सम्मति प्रकट की। हो सकता है साहब, हो सकता है। इस जमाने में किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। राशनिंग डिपार्टमेंट तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। एक ने खुशी प्रकट की, चलो अच्छा हुआ कि नहीं लिए गए, मंत्री तक खाने लगे, फिर इन छोटे मोटे अफसरों की क्या बात। शंकालू सज्जन ने ऐलान किया, अत्याचार बहुत बढ़ गया है और देहात की जनता बौखला गई है। सरकार निकम्मी है,
इन नई नई स्कीमों से किसी को खाना कपड़ा नहीं मिलेगा और जनता क्रांति कर देगी। भीड़ के बीच से कोई पतली तथा उत्तेजना पूर्वक आवाज में चिल्ला पड़ा, इनकलाब। ये थी कहानी इंटरव्यू।